जोहार नमस्कार। आज हम लोग मौजूद हैं धनबाद में। आप लोग जानते हैं कि पूरा झारखंड में नगर निगम का चुनाव हो रहा है और धनबाद में हमारे जो प्रत्याशी हैं वो लंदन से पढ़ाई करके आए हैं, मॉरिशस और अलग अलग कंट्रीज़ में वर्क कर चुके हैं, काम कर चुके हैं। इनका जो बेसिक जो पढ़ाई है वो अर्बन डेवलपमेंट को लेकर है, यानी शहरी विकास को लेकर है, यानी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। तो हमारे साथ हैं प्रकाश कुमार दा। प्रकाश कुमार को हम लोग ने हमारी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने समर्थित उम्मीदवार के तौर पर धनबाद नगर निगम से मेयर प्रत्याशी के रूप में इनको चुना है, इनको समर्थन दिया है, प्रत्याशी के तौर पर उतारा है और बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही सुलझे व्यक्ति हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने, हमारी केंद्रीय टीम ने इनका चयन किया है ताकि शहर का जो नीड्स है, शहर के जो ज़रूरतें हैं, शहर को जिस तरह से डेवलप किया जाना चाहिए वो पढ़ाई करके आए हैं, इसलिए हमारी पार्टी ने इनको चुना है। तो सबसे पहले प्रकाश दा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। स्वागत इसलिए है क्योंकि आप हमारे पार्टी से प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं, तो एक पदाधिकारी होने के नाते स्वागत करते हैं। दूसरी बात, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपका नॉमिनेशन सफल हुआ। नॉमिनेशन तो हो गया। प्रकाश साहब, पिछला बार जब हम लोग लाइव आए थे उस समय बोले थे कि 2-3 मुद्दों पर बात हुई थी। एक जो झारखंड में जो खास करके जो धनबाद में जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि झारखंड के धनबाद को कोल कैपिटल के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर कोल माइंस इतना है और माइंस के कारण जो पॉल्यूशन है, चाहे वाटर पॉल्यूशन की बात करें, चाहे लैंड पॉल्यूशन की बात करें, चाहे एयर पॉल्यूशन की बात करें, मतलब विभिन्न तरह के पॉल्यूशन, मतलब जितने प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं वो धनबाद में देखने को मिलती है। तो आप बताइए कि वो लंदन, मॉरिशस जैसे कंट्रीज में काम करने का है कि वहां तो सारी चीजें फ्रेश है, तो आप इस पॉल्यूशन को अगर आप जीत जाते हैं तो इस पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कीजिएगा, कैसे नियंत्रित कीजिएगा, कैसे इसको नियंत्रित करते हुए विकास की गति को तेज कीजिएगा, बताइए। मोतीदा, धन्यवाद आपको। और जैसे सब लोग जानते हैं, अब नामांकन की प्रक्रिया जो है वो, मतलब हमारी जो नामांकन की प्रक्रिया वो समाप्त हो चुकी है और आज लास्ट डेट है सारे कैंडिडेट्स का नामांकन दाखिल करने का। तो हमारा वो प्रक्रिया खत्म हो चुका है। अब आते हैं उस टॉपिक पे जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। प्रदूषण के बारे में हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं कि आखिर हम लोग धनबाद शहर को कैसे इस प्रदूषण से मुक्त करा सकते हैं या एटलीस्ट उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो अब ये समझिए कि पोल्यूशन जो हमारा है वो एक होता है गैस के फॉर्म में, एक होता है सॉलिड डस्ट के फॉर्म में। तो जो गैस के फॉर्म में है उसको तो कंट्रोल करना इंडस्ट्रीज का जो रेगुलेशन है, जैसे जहाँ पे चिमनीज हैं, जहाँ पे इस तरह के भट्टे हैं, इंडस्ट्रीज है, तो उनका जो रेगुलेशन है वो कितना एमिट कर सकते हैं या कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं गैसेस, उनका टाइम पे ऑडिट, उससे कम से कम नियंत्रण आ जाएगा। अब जो डस्ट वाला पोल्यूशन है, क्योंकि कोयलेरी काफी है हमारे आसपास, चाहे निरसा हो, झरिया हो, ये सारा बिल्कुल कोयलेरी कोल बेल्ट है। अब यहाँ पे जितने भी ओपन कास्ट कोयलेरीज हैं वहां पे स्प्रिंकलिंग की फैसिलिटी जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि वहां से जो डस्ट निकल के आ रहा है एक्सकेवेशन से, वो हवा के थ्रू शहरों में पहुंच रहा है जहां पे एक्चुअली में माइनिंग नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट यहाँ पे आता है। और क्योंकि हवा है तो उस एरिया के अलावा आसपास के काफी दूर तक ये पोल्यूशन फैलता है। तो जो कोयलेरी माइंस के अंदर जो पानी भर जाता है, उसी पानी को यूज करके आसपास के एरिया में वाटर स्प्रिंकलिंग से उसको कम किया जा सकता है। और दूसरे देशों में, जैसा मुद्दा ने बताया कि जैसे मॉरिशस है हो, चाहे यूके हो या बाकी जो कंट्रीज में मैंने देखा है, वहां पे या तो पक्की सड़कें हैं या फिर प्रॉपर पेड़ लगे हुए हैं, या तो ग्रीन है या ब्राउन है, बस दो ही है। हमारे यहाँ जैसे घास आपको रोड साइड पे नहीं दिखता है, वहां दूसरे देशों में रोड के साइड में प्रॉपर घास लगी होती है। हमें बचपन से, आप अपने बच्चों से भी पूछेंगे तो बचपन से स्कूल में पढ़ाया जाता है एफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ लगाना। पेड़ से हवा, पेड़ से धूल, ये सारी चीजें रुकती हैं। तो जब घास लग जाएगा तो फिर धूल उड़ने की समस्या बहुत कम हो जाएगी। तो हमारा ये प्राथमिकता होगा कि अगर हम लोग नगर निगम में और आगे बढ़ते हैं, अगर मेयर पद के लिए आ जाते हैं, तो कम से कम हजारों नहीं लाखों की संख्या में हम लोग पेड़ लगाएंगे और एक मुहिम भी चलाएंगे कि एक पेड़ मेरे जन्मदिन के दिन, अगर आज मेरा जन्मदिन है तो आज अपने नाम पे एक पेड़ में लगाऊंगा।
तो वर्स्ट केस में आप कम से कम हर साल एक पेड़ तो लगा रहे होंगे। अब हमारे धनबाद की जनसंख्या लाखों 20 लाख जैसी है, 8.5 लाख हमारे वोटर्स हैं यहाँ पे। अगर आप समझिए कि 8.5 लाख में से 365 भी डिवाइड कर देंगे तो भी वर्स्ट केस में भी कम से कम 1 लाख लोगों का तो बर्थडे होगा एक दिन पे। तो समझिए कि हर दिन 1 लाख पेड़ लगा दिए जाएंगे, तो अपने आप ही एक मुहिम बन जाएगा और इतने सारे पेड़ लगेंगे, उससे पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा, डस्ट भी कंट्रोल होगा, और नगर निगम की तरफ से वाटर स्प्रिंकलिंग, उसके अलावा ग्रास, इस तरह की चीजों से पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। प्रकाश दा, आपको बता देना चाहते हैं कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की थी और रिपोर्ट में बताया था कि झारखंड के जो बेरमो है, धनबाद है, मतलब कोल इंडस्ट्रियल जो एरिया है, वहाँ एयर पोल्यूशन के कारण, वाटर पोल्यूशन के कारण कैंसर वगैरह वगैरह सब बहुत बड़े बड़े TB जैसे अस्थमा जैसे बीमारियां उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण आयु जो है यहाँ के जो युवा पीढ़ी है, चाहे जो जीवन यापन कर रहे हैं, उनका उम्र जो है धनबाद में बताया गया था 15 साल के लगभग कम हो गए हैं, और बेरमो के फुसरों को बताया गया था कि 12 साल तक कम हो गए। तो ये कितना इफेक्ट कर रहा है मनुष्य को, आप ये इस बात से समझ सकते हैं। तो पॉल्यूशन एक तरह से, चाहे वाटर पॉल्यूशन की बात हो, चाहे लैंड पॉल्यूशन की बात हो, चाहे एयर पॉल्यूशन की बात हो, यहाँ पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इफेक्ट कर रहा है मानव जीवन के लिए। तो ये सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए मेरी तरफ से कि सबसे पहले इसको कंट्रोल करें, और कंट्रोल इस तरह से होना चाहिए कि विकास भी हो और बिना, हम चाहते हैं कि विकास हो लेकिन विनाश के सिद्धांत पर नहीं हो। हम हमेशा कहते हैं कि विकास के हम बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते, ना हम विकास का विरोधी हैं, लेकिन वो विनाशवाद के सिद्धांत पर ना हो। और भी जगह खनन होते हैं और अन्य देशों में भी खनन होते हैं, अन्य देश में भी कोल माइंस हैं और चीजें हैं, लेकिन वहां इस तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है। तो एक बात बताइए कि अन्य देशों में क्या होता है और यहाँ क्या होता है जिसके कारण यहाँ पॉल्यूशन है। सेम चीजें, कोल माइंस चाहे अन्य माइंस अन्य देशों में भी चलता है, हमारे यहाँ भी चल रहा है, वहां पॉल्यूशन नहीं होता है लेकिन यहाँ पॉल्यूशन होता है, सेम चीजें हैं। तो इसका रीजन क्या है, बिहाइंड रीजन क्या है, उसका बताइए हमें। मुद्दा ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ पे जो सांस से रिलेटेड बीमारियां हैं, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, चेस्ट वाली जो बीमारी, वो हमारे यहाँ झारखंड में धनबाद के एरिया में खासकर बहुत ज्यादा है। तो और हमारे पास कोई ऐसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी नहीं है जो सिर्फ इस तरह की बीमारियों से डील करे। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ से जो LFP एक्सप्रेस वेल्लोर के लिए जाती है, उस ट्रेन में आपको जगह शायद ही मिल पाएगी कभी वेल्लोर जाने के लिए, क्योंकि इतने पेशेंट्स हर दिन उस ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं कि उसको तो एम्बुलेंस ट्रेन के भी नाम से जाना जाता है। आप इमेजिन कर सकते हैं। तो BCCL की ये जिम्मेदारी बनती है CSR के थ्रू या जिस भी तरीके से, अगर आप यहाँ पे वो प्रॉब्लम उत्पन्न कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन भी देना आपका काम है। तो एक तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना ही चाहिए यहाँ पे जो इस तरह की बीमारियों से डील करे। और कैंसर तो मतलब फैलता ही जा रहा है। मेरे फादर की डेथ कैंसर से हुई थी, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और जैसे मैंने बताया कि जो तरीके हमने बताए कैसे पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं, अब जो दूसरे कंट्रीज में फॉलो होता है रेगुलेशन, देखिए हमेशा जैसे यहाँ DGMS है, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी है, तो वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। और एनवायरमेंटल एजेंसीज BCCL के अपने मापदंड है कि कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करना है या क्या नियम हमें पालन करने हैं। तो हमारे यहाँ पे उन नियमों को काफी अनदेखी की जाती है। आप देखिए, अगर हमारे 100 स्क्वायर फीट में, एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर 100 स्क्वायर फीट में एक छोटा सा माइन है, 100 स्क्वायर मीटर में एक माइन है, अब उस माइन का जो सारा मटेरियल निकलता है कोयले के अलावा, वो सारा आसपास के एरिया में फैला दिया जाता है। ये दूसरी कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। दूसरी कंट्रीज में उनको उठा के साथ साथ ट्रांसपोर्ट करके ऐसी जगह पे जहां उसका यूज हो पाए, उन जगहों पे भेजा जाता है ताकि वो वाला मलबा वो आपके दूसरी जगह पे प्रॉब्लम ना करे। आपके जो रेगुलेशन है, जो मैंने कहा कि ऑडिट्स, ये वहां पे ऑडिट्स बहुत लगातार किए जाते हैं कि ऑडिट की वजह से आपका सिस्टम पे कंट्रोल रहता है। और करप्शन जो है उसको तो बिल्कुल डेफिनेटली खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर उस ऑडिट का भी कोई फायदा नहीं है। तो ये तरीके हैं अलग। जैसे लॉन्गियरबीन, अगर आप जानते होंगे, नॉर्थ पोल के पास दुनिया में पृथ्वी पे आखिरी लैंड वही है जहां लोग रहते हैं। लॉन्गियरबीन स्वालबार्ड एक देश है, वहां पे वो भी माइनिंग के लिए जाना जाता है। बट सोचिए कि उस जगह पे -40 -50 डिग्री में लोग वहां रह रहे हैं और वहां पोल्यूशन नहीं है। वहां पे भी माइनिंग हो रही है बट पोल्यूशन नहीं है। वो प्रॉपर कवर्ड तरीके से, जब वो ट्रक्स बाहर निकलती है माइन से,
तो वो ट्रक्स पूरी तरीके से ग्रीन कपड़े से कवर होती हैं और उनको गीला कर दिया जाता है ताकि वो सूखा और डस्ट उससे बाहर ना निकले। बट हमारे यहाँ पे देखिए आप ओपन ट्रक्स चलती रहती हैं, अगर उस पर कवर भी लगा है तो नाम मात्र का कवर लगा हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके शहर को परेशान करती हैं। तो यही छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स हम लोग लेके आएंगे, तो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से बड़े रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। प्रकाश दा, आप जैसे कहे कि पॉल्यूशन को ये जो कंट्रोल करने का तरीका वो बताएं, लेकिन आप कह रहे हैं रूल रेगुलेशन के बारे में, ग्रीनरी का रूल रेगुलेशन। तो देखिए, रूल्स माइनिंग के भी बने हुए हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के भी बने हुए हैं। उसके बाद आपके बहुत सारे फंड भी होते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई माइनिंग कर रहा है तो उसका 10% उसको खर्च करना वहाँ के आसपास के डेवलपमेंट में, वहाँ सुविधाएं पहुँचाना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये सब पहुँचानी है, उससे पानी बिजली की व्यवस्था करनी है। ये रूल रेगुलेशंस बने हुए हैं, लेकिन और उसके लिए फंड भी बने हुए हैं कि भाई कुछ हिस्सा जो खनन होगा उसका फंड जो है डिमेप्टी में जाएगा, डिमेप्टी से फिर विकास होगा। CSR फंड है कि उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में विकास करने हैं। उसके बाद ग्रीनरी में है कि 10% जो भी है उसको ग्रीनरी के लिए खर्च करना है। तो ये सब रूल रेगुलेशंस हैं, उसके बावजूद ये चीजें इतना पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है। तो ये बात बताइए कि रूल रेगुलेशन जो बने हुए हैं आपके हिसाब से क्या वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं? और अगर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो फिर ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है? और अगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो ये फिर पैसे कहाँ जा रहे हैं? पैसे, इसका मतलब है कि वो जो सरकार का जो ऑडिट होता है, चाहे CCL हो, चाहे BCCL हो, चाहे जो भी कंपनियां हो, चाहे सरकार का रिपोर्ट्स हो, सब में तो कहती है कि हाँ हम 10% तो खर्च कर रहे हैं ग्रीनरी में। वो भी कह रहे हैं, डिमेप्टी वाले भी कह रहे हैं कि हाँ भैया डिमेप्टी में तो खर्च हो रहे हैं, वो दिखा भी रहे हैं। CSR वाले भी बोल रहे हैं कि CSR में खर्च हो रहे हैं, हम खर्च करके दिखा रहे हैं। तो क्या वो कागजों में केवल हो रही है या धरातल पे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, वो है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। जब आप उन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने लगेंगे, जब लोगों को तक पहुंचाएंगे, तब जाके आपको लगेगा कि वो काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। हम लोग जिस क्षेत्र में जुड़े हैं, हम लोग काफी पब्लिक और मतलब आप कह सकते हैं अब तो हम लोग पॉलिटिकल लोगों की गिनती में आएंगे, बट हमें भी ये नहीं पता चल पाता है बिना जानकारी मांगे। अगर मांगेंगे तो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन एक ऐसा भी तरीका होना चाहिए कि लोगों को खुद पता चले कि हम लोगों ने क्या एक्शन लिया है। अब ISM गेट के सामने बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे आज का पोल्यूशन का लेवल, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं PPM, उसका डेटा वहां पे आता रहता है। ये BCCL को भी सार्वजनिक करना चाहिए कि हमारे फंड में अगर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए या फिर मेजरमेंट के लिए हमारे ये फंड XYZ फंड था, तो हमने उस फंड में से इतना खर्च किया और हमने कहां कहां क्या एक्शंस लिए हैं। हमने स्प्रिंकलर प्लांट्स लगाए हैं या हमने इतने लाख पेड़ लगाए हैं। अगर वो न्यूज़पेपर के माध्यम से, कुछ बिलबोर्ड के माध्यम से, किसी भी तरीके से जनता तक ये बात पहुंचाए तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। और कहते हैं कि उनको भी एक अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, मॉरल, कि हमें ये काम करके दिखाना है, नहीं तो लोगों को हम क्या जवाब देंगे। अभी क्या होता है कि ये पूरा सिस्टम इंटरनल है, सब कुछ उनके अंदर का प्रोसेस है। चाहे वो पेड़ लगाने वाले भी इंटरनल है, उस पेड़ लगाने का चेकर है वो भी इंटरनल है, जो ऑडिट होता है वो भी इंटरनल है। तो पब्लिक को पता ही नहीं चलता है कि इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी है कहां पे। सब आपस में डिसाइड करके कि हाँ हमने काम कर लिया, ओके हो गया, इससे तो काम नहीं होगा। पब्लिक तक इस मैसेज को पहुंचाना जरूरी है। और मैं तो इंश्योर कर रहा हूं कि मेयर पद पे आने के बाद जब हम लोग हर 6 महीने पे या हर 3 महीने पे क्वार्टरली रिपोर्ट, अगर पॉसिबल हुआ तो, कितना संसाधन है उस पर डिपेंड करता है, या हर 6 महीने पे हम लोग हाफ ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। और उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि हमने कितने पेड़ लगाए, हमने पोल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या क्या मेजरमेंट किया है, या क्या मेजर्स, क्या तरीके हम लोग यूज कर रहे हैं और उसका क्या बेनिफिट हो रहा है। दादा देखिए, जहां तक मैं समझ पाता हूं कि कोई भी उद्योग खुलते हैं, छोटी छोटी कंपनियां खुलती हैं, माइंस खुलते हैं, चाहे कोई भी उद्योग लगता है, तो उसके लिए दो सर्टिफिकेट जो होता है, NOC जो होता है, वो फॉरेस्ट से भी NOC मिलती है, माइनिंग के लिए भी NOC मिलती है। सारे प्रोसेस होते हैं, उसके लिए 2 जो सर्टिफिकेट होते हैं, एक होता है CTO, एक होता है CTE, जो पॉल्यूशन के लिए रिलेटेड है। और ये दोनों सर्टिफिकेट होने के बावजूद, है ना, सभी उद्योग को जो हम एक चीज गजब का हम देख रहे हैं, धनबाद में भी हम घूम रहे हैं तो एक चीज गजब का देखने को मिल रहा है। जो उद्योग पूरा काला काला धुआं छोड़ रहा है, जिसको पूरा ये है ना, पूरा उसको भी देखते हैं CTO रिपोर्ट में NOC मिली हुई है, CTE मिली है। तो
क्या किस लेवल का हमको लगता है यहाँ पर भ्रष्टाचार है कि जो पूरा एकदम देखने से ही लग रहा है कि ये पूरा पॉल्यूशन कर रहा है, पूरा क्षेत्र में पॉल्यूशन फैला रहा है, लेकिन उसको भी जो सीटीई रिपोर्ट है वो ग्रीन किया हुआ है। 3 तरह के होते हैं, और रेड, ऑरेंज और ग्रीन, लेकिन उसको ग्रीन किया हुआ है। तो ये क्या साबित करता है कि या तो उसको मतलब पैसे देके रिश्वतखोरी से उसको सर्टिफिकेट मिलता है, या फिर मतलब सही में उसको वो जो मानक है वो उसको पूरा करता है। इसमें क्या है आपकी राय? देखिए, ये सही कहा आपने कि जब जो हम लोग देखते हैं पोल्यूशन या फिर जो धुआं हम लोग देख रहे हैं, वो देख के तो बिल्कुल भयावह लगता है। तो ये एक स्तर पे आपने जैसे बताया कि हो सकता है कि ये भ्रष्टाचार के ही भेंट चढ़ा हुआ हो पूरा सिस्टम, कि आपको अपने क्राइटेरिया बिना फुलफिल किए ही आपको एनओसी और ये सर्टिफिकेट मिल जा रहा है। तो इस पे हमें एक्शन लेने की तो बिल्कुल जरूरत है, और हमें ये भी चेक करना होगा कि ऐसा जो हम लोग, वही मैंने कहा कि हमें ये पब्लिक करना होगा कि आखिर किस इंडस्ट्री के पास क्या सर्टिफिकेट्स हैं और क्या क्या मापदंड, या फिर पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि क्या मापदंड होते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इस मापदंड पे फुलफिल हो भी पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे कम से कम 500 से ज्यादा कंपनीज ऑपरेट करती हैं धनबाद के अंदर, और ऐसे बहुत सारे मतलब कंपनीज, मतलब कह भी नहीं पा रहे हैं कि इतने सारे कंपनीज और वो कैसे सर्टिफिकेट है उनके पास, बट फिर भी पॉल्यूशन लेवल देख के तो बहुत हाई लगता है। और दूसरा एक और एग्जांपल है, जैसे गाड़ियों का पॉल्यूशन होता है, तो एक फिटनेस सर्टिफिकेट दूसरी कंट्रीज में इशू की जाती है, जारी की जाती है, और फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करने के लिए आपको उस गाड़ी में रहना ही नहीं है। वो गाड़ी आपकी पहुंचती है फिटनेस सेंटर में, और ऑटोमेटिक अलग अलग उनके पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आपके कार का शॉकर ठीक है या नहीं, आपके कार के हेडलाइट्स ठीक है या नहीं, आपके कार का पोल्यूशन का जो वो लेवल है वो ठीक है या नहीं। वो अपने आप अलग अलग सेक्शंस में वो कार जाती है और चेक होके आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है। वो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको अपने कार के आगे चिपका के रखना होता है हमेशा, ताकि पुलिस वाले देख पाए। अब आप धनबाद शहर में देखेंगे, बिना नंबर प्लेट की भी बहुत सारी टूटी फूटी गाड़ियां चल रही हैं, जीप हो कोई हो, उनका जो धुआं निकलता है उससे, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। मैं एक बार आरटीओ की टीम या फिर इनसे झारखंड सरकार की, उनसे एक बार मिलकर डिस्कस करना चाहूंगा कि क्या हम लोग ऐसा कोई प्रोसेस ला सकते हैं, जैसे प्रदूषण का सर्टिफिकेट आपको भी पता है कि आप कहीं भी जाके पेट्रोल पंप या कहीं ले सकते हैं, क्या हम लोग इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट के अंदर, कि आप पूरा का पूरा एक प्रॉपर फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करें जिसमें नंबर प्लेट से लेकर सारी चीजों का जांच हो। तो इसको अपने प्रोसेस में हम लोग रखेंगे, हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट कोशिश करेंगे कि हम दूसरे एजेंसीज के साथ में, आरटीओ के साथ या फिर झारखंड सरकार के परिवहन विभाग के साथ बात करके इस पे कुछ पहल कर पाए। तो ये है हमारे धनबाद के मोस्ट एजुकेटेड मेयर कह सकते हैं अभी के दौर में। अभी जितने भी नामांकन हुए हैं उसमें मोस्ट एजुकेटेड हम कह रहे हैं, डिग्रीधारी नहीं, एजुकेटेड, जो नॉलेजेबल हो। तो हम लोगों ने एक समझे कि कोयले से हीरा चुनकर निकाला है और उनको प्रत्याशी बनाया है। तो अब धनबाद वासियों से, धनबाद नगर निगम के क्षेत्र में रहने वालों से आग्रह है, विनम्र निवेदन है, विनती है, गुजारिश है कि जो 23 तारीख को मतदान होने वाला है उसमें हमारे प्रत्याशी प्रकाश कुमार को ही मतदान करें। अभी तो हमारा चुनाव चिन्ह नहीं आया, चुनाव चिन्ह आपके तक पहुंचा दिया जाएगा, इस बात का ख्याल रखें। और हमारे जो दोस्त यार, जो फॉलोअर्स देख रहे हैं, हमारे प्रकाश दा को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि हमारी एक जो वैल्यूएबल पर्सन है, जो इस लायक हैं, जो डिजर्व करते हैं, जो मेयर के लिए डिजर्व करते हैं, वैसे प्रत्याशी को हम लोगों ने चुन कर निकाला है। तो आप लोग को उत्तरदायित्व तो बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि आप इनको जो है वहां तक पहुंचाएं, उस मेयर के पद की कुर्सी पर पहुंचाएं, ताकि ये जो इनका विजन है वो विजन को इम्प्लीमेंट कर सके। 2 विजन पर पहले हम लोग बात किए थे, आज हम लोग तीसरी और चौथी विजन पर बात किए हैं। अगला बार हम लोग जब लाइव आएंगे तो इनका जो आगे का जो विजन है उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।